हेलो दोस्तों, नमस्कार। देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो जुड़ जाइए दोस्तों आप सभी, और आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पे दोस्तों यह है हिंदी का प्रैक्टिस सेट, और यहाँ पे दोस्तों केवल वही क्वेश्चन है जो यूकेएसएससी ने आपको पूछे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम 20-25 के आसपास हो तो उससे पहले हम आपको यहाँ पे 20 सेट दे देंगे, और फिर जो आने वाले जो और सीरीज है ये हमारी पुलिस के लिए और भी कंटिन्यू रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आपको और क्वेश्चंस को समझना है कि यूकेएसएससी आपको कैसे क्वेश्चन पूछता है। हिंदी के नए पुराने सभी पेपर्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, हर प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, सरल भी मिलते हैं, टफ भी मिलते हैं। तो क्वेश्चन जो भी आपको पूछे गए हैं वो सभी हम आपको यहाँ पे डिस्कस करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में व्यंजनों का सही क्रम है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित व्यंजनों का सही क्रम क्या है। अब आप कहोगे कि यह तो सरल प्रश्न है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन यूकेएसएससी ने आपको पूछा है तो सभी को आंसर भी मालूम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे कि यह है का वर्ग, चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग, और फिर अंतस्थ, और लास्ट में आपको दिखेगा ऊष्म, और फिर लास्ट में आपको यहाँ पे विश्व व्यंजन भी दिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, व्यंजन तो सभी जानते हैं, है ना, लेकिन कई बार कुछ प्रश्न ऐसे बन जाते हैं, पूछा जाता है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो या रा लावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शा, शा, शा और हा। और मिश्र व्यंजन की बात करें तो शा हो गया जो का शा से मिलकर बनता है। त्रा की बात करें ता और रा से मिलकर बनता है। या की बात करें तो जा और यहाँ से बनता है। और शा की बात करें शा और रा से मिलकर बनता है। तो यह तो दोस्तों व्यंजन है। अब जरा थोड़ा एक स्टेप और चढ़ते हैं। देखिए, एक चीज होता है सघोष और एक होता है अघोष। तो जरा दोस्तों आप यहाँ पे ये बताइए कि निम्न में से सघोष शब्द कौन सा है, अघोष शब्द कौन सा है, यानी सघोष जो वर्ण है कौन सा है और अघोष जो वर्ण है वो कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, सघोष कहते हैं यानी जब जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारे जो गला है वहाँ पे कंपन हो तो वो सघोष के अंतर्गत आएंगे, कंपन ना हो तो वे अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो पहचानना कैसे है? तो लास्ट के जो आपको ये तीन दिखाई दे रहे हैं सभी के, यानी ये तीन जो लास्ट के आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं सघोष के अंतर्गत, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा सभी वर्ग का जो यहाँ पर है ये किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो या रा ला वा है तो यह भी सघोष के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा दोस्तों जो यह हा भी आपको दिखाई दे रहा है यह भी किसके अंतर्गत आता है? सघोष के अंतर्गत ही आता है। और बाकी जो सभी है दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला, दूसरा और शा, शा, शा ये वाला, तो यह किसके अंतर्गत आते हैं? यह जो आते हैं अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें दोस्तों नोट कर लेना। सरल क्वेश्चन है मानता हूँ, लेकिन कर लेना याद, क्योंकि कई बार आ भी जाते हैं। तो यानी यहाँ तक ये हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ये आ गया यहाँ पे अघोष शब्द। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इसे मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों कि जिसके रूप में कोई विकार ना आए, यानी जो सदैव एक साथ रहे, वह शब्द कौन है, यानी क्या कहलाते हैं? तो विकार नहीं आते, यानी जिन शब्दों में वह नहीं होता है तो वह कौन से होते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है अव्यय, यह बिल्कुल सही है और सरल क्वेश्चन भी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, और पूछा है कि निम्नलिखित वर्ग विच्छेद में यानी वर्ण विच्छेद करना है। तो बताइए दोस्तों वर्ग विच्छेद का सही कौन सा होगा? कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऊ धन जा, यानी आधा आधा जा है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे पहले ऊ है, फिर आधा जा है, फिर यहाँ पे आधा जा आपको दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे आपको वा दिखाई दे रहा है, और वा के पीछे यहाँ पे आ मात्रा लगी है, तो उज्ज्वल यानी यहाँ पे क्या होगा? कंप्लीट होगा। और यह दोस्तों शुद्ध रूप में लिखने के लिए भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यह हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जरा आंसर दीजिए दोस्तों कि कौन सा शब्द बहुवचन है। तो बताइए जरा बहुवचन कौन सा है? दूध, प्राण, गेहूं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जो 20 क्वेश्चन रखे हैं, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि यहाँ से आप और 20 क्वेश्चन बनाएं। तो 20 क्वेश्चन का हम 40 या 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन आपको भी और भी ज़्यादा बनाना है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा कि बहुवचन कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राण इसका बिल्कुल सही शब्द है। अब देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन होते हैं, कई बार पूछा जाता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वह है हस्ताक्षर। क्या है? हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर पूछा जाता है
यह कौन सा शब्द है, यानी एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, तो यह बहुवचन के अंतर्गत हमेशा आता है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे आप हो गया, यानी कहीं पर भी अगर आपको आदर सूचक शब्द दिखाई दे तो वह भी हमेशा बहुवचन में आता है। जैसे यहाँ पे लिख लेता मैं, जैसे यहाँ पे लिख लिया पिताजी, क्या लिख लिया है, पिताजी, माताजी, है ना, माताजी, या फिर दादाजी। तो जहाँ पर भी हम जी शब्द लगा रहे हैं यानी आदर कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा शब्द आता है, वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, वह हमेशा क्या होता है, बहुवचन ही होता है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे आप यहाँ पे हो गया, है ना, हस्ताक्षर आपने देख लिया, प्राण आपने देख लिया, ये बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। और एक वचन के अंतर्गत जो हमेशा आते हैं, जैसे दूध, गेहूं, तो ये एक वचन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों एक वचन में, और तो एक वचन में जो बार बार पूछा जाता है वो कौन सा है दोस्तों, तो वह आपको मिलेगा, जैसे हो गया पानी हो गया, यानी जहां पर भी आपको द्रव्यवाचक शब्द दिखे, पानी, दूध हो गया, तेल हो गया, है ना, तो इस प्रकार के जहां पे भी आपको द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द दिखे तो वह किसके अंतर्गत आते हैं, वह एक वचन के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, है ना, गेहूं, सोना, चांदी, जनता, ये सभी एक वचन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और पूछा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपको इसका ए दिखाई दे रहा है यह सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, उपभाषाएं, भाषाएं, बोलियां बार बार पूछे जाते हैं। तो भाषा है तो जी भाषा है तो जी हाँ दोस्तों वो आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर सी यानी 5, इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे देखिए दोस्तों उपभाषाएं की बात करते हैं। तो देखिए उपभाषाएं आपको कौन कौन सी मिलेगी, तो उपभाषाएं आपको 5 मिलेगी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हो गया, बिहारी हो गया और पूर्वी हिंदी हो गया। तो यह तो आपको मिलती है उपभाषाएं, और इनका पूछा जाता है कि ये किस अपभ्रंश से आई हैं। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, ये सभी आपको कहाँ से मिलेगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सोरसेनी से मिलेगी। मगधी की बात करें तो बिहारी यहाँ से आई है, और अर्धमागधी की बात करें तो पूर्वी हिंदी यानी इस अपभ्रंश से आई है। और यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है, राजस्थान के अंतर्गत कौन सी आती है, पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी आती है, मागधी के अंतर्गत और अर्धमागधी के अंतर्गत। तो जरूर याद करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक प्रश्न बनने की यहाँ से बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि कौन सी बोली कहाँ से आई है। पूछा जाएगा कि बांगरू जो बोली है वो कहाँ से आई है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से आई है बांगरू की बोली। तो देखिए बांगरू आई है पश्चिमी हिंदी से, बांगरू कहते हैं हरियाणवी को, तो ध्यान रख लेना ये भी है। और यहाँ तक दोस्तों ये हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका आंसर दीजिए जरा कि अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि अंडे का शहजादा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि अंडे का शहजादा। तो जी हाँ दोस्तों, अंडे का शहजादा का मतलब होता है अनुभवहीन, यानी जिसे कोई भी अनुभव नहीं होता है उसे कहते हैं अंडे का शहजादा। तो मुहावरे तो वैसे सरल होते हैं और अच्छा भी है ये। फिर यहाँ पे अनुग्रह का विलोम बताया है, तो अनुग्रह का विलोम कौन सा होगा बताइए जरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो विलोम शब्द भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अनुग्रह का होगा विग्रह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे ये हो चुका है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और पूछा है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना किस अलंकार का लक्षण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी यानी भ्रांतिमान। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या काम करना है, अलंकार जितने भी है उन सभी की आपको परिभाषा भी याद करनी है। तो परिभाषा भी आपको पूछी जाती है। तो सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान का क्या होता है, उदाहरण होता है, यानी भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। तो यानी देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि क्या हो रहा है कि भ्रांतिमान हो रहे हैं और उस चीज को मान भी रहे हैं, यानी एक चीज जो एक जैसी दिख रही है और फिर उसे क्या होता है कि कोई दूसरा वैसा मान भी लेता है, तो वह होता है क्या, भ्रांतिमान अलंकार। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर दीजिए कि शैलेश मटियानी का उपन्यास क्या है। तो बताइए दोस्तों शैलेश मटियानी का उपन्यास क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, शैलेश मटियानी के उपन्यास की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर आपको मिलेगा, बताइए जरा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, छोटे छोटे पक्षी। अब जरा दोस्तों आप यहाँ पे देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे बात करें यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए कि शैलेश मटियानी जी की बात करते हैं। तो शैलेश मटियानी जी का जन्म हुआ था ये 1931 अल्मोड़ा में हुआ था। मूल नाम इनका रमेश चंद था। क्या नाम था मूल नाम? मूल नाम इनका रमेश चंद था। अब देखिए दोस्तों, कहानी काफी बार पूछी जाती है, जैसे बात करें महाभोज जो काफी इंपॉर्टेंट है। दो सुखों का एक सुख, पोस्टमैन,
प्यास और पत्थर, चील, भविष्य और मिट्टी, जंगल में मंगल, बर्फ की चट्टानें और मेरी 33 कहानी। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानियां हैं शैलेश मटियानी जी की। कौन कौन सी है? महाभोज इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे 2 सुखों का एक सुख, प्यास और पत्थर, जंगल में मंगल, मेरी 33 कहानियां, है ना, भविष्य और मिट्टी। तो ये कहानियां हैं शैलेश मटियानी जी की। और यहीं पर दोस्तों उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में बोरीवली से बोरी बंदर पहला उपन्यास था, 1959 में प्रकाशित हुआ था। कबूतर खाना भी मिलेगा, चौथी मुट्ठी भी मिलेगा, चिठिर सेन, एक मूंठ सरसों और छोटे छोटे पक्षी, जो यूकेएसएससी ने आपको पूछा है। तो देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। और मुठभेड़ इन सब में से बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकली, आकाश कितना अनंत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 52 नदियों का संगम। तो ये सभी जो उपन्यास है ये शैलेश मटियानी जी के हैं। और पत्रिका की बात करें दोस्तों तो शैलेश मटियानी जी ने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। एक है विकल्प और दूसरा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वह है जनपक्ष। तो इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन किया है शैलेश मटियानी जी ने। और पत्रिकाएं भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर यह हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 और इसका आंसर दीजिए कि तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला। तो यह भी हमने आपको डिस्कस करवाया था। तो बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें तो तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाले को कहते हैं प्रति उत्पन्नमति। प्रति उत्पन्नमति यानी प्रति उत्पन्नमति का मतलब क्या हुआ? जो तुरंत सोचकर निर्णय ले लेता है उसे कहते हैं प्रति उत्पन्नमति। कृकंत व्यामूढ़ भी पूछा जाता है। कृकंत व्यामूढ़ का मतलब क्या होता है? देखिए, कृकंत व्यामूढ़ उस स्थिति को कहते हैं जब समझ नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी असहज की स्थिति, जब समझना है कि क्या कर्तव्य करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ तक दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द भी पहचान के लिए आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे द्विज की बात करते हैं तो द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। क्या होता है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण क्या होता है? हमेशा पुल्लिंग में होता है। और यहीं पर बात करें युगावतार की तो देखिए, युग अवतार, युग का अवतार यानी अपने आप ही पुल्लिंग हो गया। तृष्णा इसमें से बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक है। तो देखिए दोस्तों, यह जो ध्यान पूर्वक आपको मिलेगा, देखिए समुच्चय अव्यय आपको बिल्कुल नहीं है, संबंध भी आपको कहीं से नहीं दिख रहा। कंफ्यूज आप 2 जगह होंगे, एक निपात में और एक क्रिया विशेषण में। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, शब्द की पहचान करना समझना कि यहाँ पे लिखा है ध्यान पूर्वक। तो ध्यान पूर्वक शब्द का यूज कब होगा? ध्यान पूर्वक शब्द का यूज तभी तो होगा जब कोई क्रिया होगी। जैसे कि आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें तो पढ़ाई करना क्या हो गया? क्रिया होगी। और उसकी विशेषता क्या होगी? यानी ध्यानपूर्वक होगी। तो इस प्रकार के जो शब्द है दोस्तों, ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला ध्यानपूर्वक क्या करेगा? ये विशेषता बताएगा, किसी की क्रिया की विशेषता बताएगा। पढ़ने यानी जो पढ़ना जो कार्य है उसकी विशेषता बताएगा। तो इस प्रकार के शब्द क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आते हैं। शब्द का अर्थ समझना है, उसके बाद सवाल है आराम से सोल्व हो जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 और इसका आंसर दीजिए कि कैंची शब्द किस भाषा का है? तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे अरबी भाषा के हमने आपको करवा दिए हैं, पुर्तगाली भाषा के भी हमने आपको लगभग करवा दिए हैं। अब हमारे पास है तुर्की भाषा के शब्द और ये हम आपको जल्दी ही करवाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैंची शब्द किस भाषा का है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है तुर्की भाषा का, ये बिल्कुल सही है। और तुर्की से एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा कहीं पर भी आपको ये शब्द दिखे, जैसे चाकू हो गया, मारने वाली चीजें, चाकू हो गया, तोप हो गया, चाकू, तोप, बारूद। तो चाकू, तोप, बारूद हो गया, है ना। तो इसके अलावा और भी हो गया, जैसे कैंची, जैसे यूकेएसएससी ने यहाँ पे आपको पूछा है। तो ये सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी शब्द आते हैं तुर्की भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुर्ता जो शब्द है ये भी किसके अंतर्गत आता है? तुर्की भाषा के अंतर्गत आता है। मुगल शब्द भी, बेगम शब्द भी, ये किसके अंतर्गत है? तुर्की भाषा के अंतर्गत ही है। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 और पूछा है दारुण का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, दारुण का मतलब होता है भयंकर, यानी दारुण का मतलब होता है भयंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 और काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर बताइए कि बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो देखिए दोस्तों, भाषा, उपभाषा, बोली बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक प्रश्न आने की यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वैसे सरल टॉपिक है, लेकिन पढ़ना और रिवाइज करना एक बार बहुत जरूरी है। तो बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो देखिए, बघेली जो आपको मिलेगी वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मिलेगी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अब जरा दोस्तों आप यहाँ पे देखिए ये है उपभाषाएं जो हमने आपको शुरुआत में डिस्कस करवाया था। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या है? अवधी हो गया, बघेली हो गया और छत्तीसगढ़ी हो गया।
तो यहाँ पे 3 भाषाएं आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये 3 तो आगे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और बाकी यहाँ पे दोस्तों जो आपको बी दिखाई दे रहा है, ब्रज बांगरू बुंदेली, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे सी भी दिखाई देगा, कन्नौजी, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और खड़ी बोली की बात करें तो इसे कौरवी बोली भी बोला जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों ये हो गया, और इसे आप जरूर नोट डाउन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। क्वेश्चन नंबर 17, और शुरुआत में देखिए उज्ज्वल आपको पूछा था और वही शब्द आपको यहाँ पे भी पूछ दिया है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो शुद्ध शब्द का चयन कीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, डबल जा आती है, यानी एक आधा जा आएगा, फिर दूसरा आधा जा आएगा, फिर वाह और ला आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। सबसे पहला क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन था वो यही था। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका आंसर दीजिए कि अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम और पदनाम होता है। तो कहां पर होता है? देखिए दोस्तों, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्ध सरकारी पत्र। तो बताइए दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, मान के चलो कि यहाँ पे ये कोई पत्र है, ठीक है। अब पत्र यहाँ पे ये हो गया, तो 2 फैक्टर यहाँ पे ध्यान रखना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। देखिए ये हो गया बायां, ये हो गया बायां, और ये हो गया दायां, ये हो गया दायां। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, एक होता है प्रेषक। प्रेषक का मतलब क्या हुआ? प्रेषक का मतलब होता है जो भेजता है, पत्र को भेजता है, प्रेषक होता है। तो प्रेषक आपको इस स्थान पर मिलेगा। तो प्रेषक यानी किस स्थान पर मिलेगा? बाईं ओर शीर्ष पर। बाईं ओर शीर्ष पर आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों? बाईं ओर शीर्ष पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा क्या? प्रेषक मिलेगा। और यहीं पर दोस्तों अगर बात की जाए प्रेषित की, क्या बात की जाए? प्रेषित का मतलब क्या होता है? प्रेषित का मतलब होता है दोस्तों कि जिसे हम क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं, यानी जिसके लिए हम पत्र लिखते हैं। तो प्रेषित हमेशा बाईं ओर नीचे होती है, तो इस साइड प्रेषित का होता है। तो देखिए, जिसने भेजना है उसका पता सबसे ऊपर यहाँ पे, और जिसको भेजना है उसका पता सबसे नीचे यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र से एक चीज हमेशा ध्यान रखना, महोदय शब्द का प्रयोग, बहुधीय शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। बहुधीय शब्द का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे क्या शब्द होगा? जो मित्रतापूर्ण शब्द है, जैसे बात करें शुभेच्छु हो गया, आपका सद्भावी हो गया, है ना, भावनिष्ठ हो गया, ये शब्द का यहाँ पे प्रयोग होता है। और ये एक प्रकार का अर्ध सरकारी यानी अनौपचारिक पत्र है। और हमेशा इसकी जो शैली होगी वो कैसी होगी? उत्तम शैली होगी, उत्तम शैली। तो उत्तम शैली में अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। और इन फैक्ट को दोस्तों जरूर याद करना कि प्रेषित कहाँ पर होता है, प्रेषक कहाँ पे होता है, दाया बाया कौन सा होता है, महोदय बहुधीय का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है। और जल्दी दोस्तों जो पत्र संबंधित जो क्लास है यह भी हम आपके लिए लाएंगे फॉरेस्ट गार्ड के लिए। अब है यहाँ पे कि दंतोष्ट्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? दंतोष्ट्य में कौन सा यानी कौन सा सही है? या, रा, ला, वा, पा, फा या वा, फा। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको यह बिल्कुल सही है। यानी दंतोष्ट्य की बात करें तो वा और फा शब्द है। दंतोष्ट्य के अंतर्गत वा और फा जो शब्द है दोस्तों ये दंतोष्ट्य के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दोस्तों, या रा की बात करते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि जैसे उच्छिष्ट व्यंजन आपको पूछा जाता है। देखिए एक चीज देखिए, कई बार पूछा जाता है कि लुंठित वर्ण कौन सा है, एक पूछा जाता है आपको पार्श्विक वर्ण कौन सा है, लुंठित वर्ण, पार्श्विक वर्ण, है ना। और इसके अलावा एक चीज पूछा जाता है कि अर्धस्वर कौन सा है। तो आप सभी भी जानते होंगे। तो अर्धस्वर की बात करें तो अर्धस्वर के अंतर्गत क्या आता है? या और वा। जो या और वा जो वर्ण है ये अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। पार्श्विक की बात करें तो पार्श्विक के अंतर्गत आता है ला। क्या आता है? ला। जो ला वर्ण है वो पार्श्विक के अंतर्गत आता है। और यहीं पर दोस्तों लुंठित की बात करें तो लुंठित में जो वर्ण आता है वो आता है रा। और एक पूछा जाता है उच्छिष्ट व्यंजन का। उच्छिष्ट का मतलब होता है फेंकना, है ना। तो खैर आप यहाँ पे ध्यान रखना, उच्छिष्ट व्यंजन की बात करें उच्छिष्ट, तो उच्छिष्ट की बात करें दोस्तों तो उच्छिष्ट आपको पूछा है। और उच्छिष्ट व्यंजन में कौन सा आता है तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, उच्छिष्ट व्यंजन की बात करें तो यहाँ पे जो आता है वो आता है डा, यानी यहाँ पे ये और यहाँ पे आता है ढा, यानी बिंदु आते हैं दोनों के नीचे। तो ये हो गया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है और यहाँ पे लास्ट ये क्वेश्चन की पूछा है कि स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो देखिए स्रोत भाषा है
और उसे हमने विचारों में व्यक्त करना है तो बिल्कुल क्या होगा, यानी हमें ट्रांसलेट करना है, यानी अनुवाद करना है। संक्षेपण का मतलब क्या होता है? संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना, और पल्लवन का मतलब होता है उसे विस्तार करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक ये थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है जो हिंदी के हैं, और ये हम आपको फॉरेस्ट गार्ड से पहले लगभग ये 20 सेट करवा देंगे अगर आपका एग्जाम 20-22 के आसपास या इसके बाद होता है। नहीं तो 20 सेट कराने का लक्ष्य हमारा जरूर है दोस्तों, और ये हम कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।